आप सभी को नमस्कार। इस पूरा छात्र संवाद कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। संस्था का महत्व हमारे जीवन में बहुत अधिक है। संस्था हमें शिक्षा, प्रशिक्षण और विकास के अवसर प्रदान करती है, जो हमारे व्यक्तिगत, सामाजिक एवं पेशेवर जीवन में आगे बढ़ने में मदद करती है। यूएन क्रिश्चियन महाविद्यालय प्रयागराज से अध्ययन किए हुए विद्यार्थी न केवल इस देश अपितु विदेशों में भी विशिष्ट पदों पर आसीन हैं। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर मलखान सिंह सर भी उन सशक्त हस्ताक्षरों में से एक हैं। आपने इस महाविद्यालय में 1997 से 2000 तक शिक्षा ग्रहण की है और वर्तमान में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। आपका सर इस मंच पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। और उनसे संवाद स्थापित करेंगे वर्तमान विद्यार्थी ओम शुक्ल, स्नातक द्वितीय वर्ष। आपका भी इस मंच पर स्वागत है। आदरणीय सर का परिचय एवं संवाद स्थापित करने हेतु ओम शुक्ल को मैं आमंत्रित करता हूं। अपने को अनम्यूट कर लें। आपको सत सत प्रणाम सर सर्वप्रथम। और आज के इस संध्या के इस पावन घड़ी में, इस संगोष्ठी में हम सभी उपस्थित हुए हैं, तो आपका आगमन रहा सर, और विशेष रूप से यूएन क्रिश्चियन कॉलेज के संस्कृत विभागाध्यक्ष डॉक्टर अरुणेश सर को हम कोटि कोटि वंदन करते हैं, और जिनके आने से इस घड़ी में चार चांद लग गए हैं। कहते हैं कि ये जन मनोहर छवि आपके जैसे सूरज गगन पे चमके, यूं मन सुकोमल जहां की सारी मृदुलता वाणी से जैसे छलके, कि क्या दे परिचय बड़ा है अतिशय, नमन को आतुर नयन हमारे हैं, मंच सार्थक है मंच उपकृत। श्रीमान जी, जो आप इस कार्यक्रम में पधारे, आपको महोदय, आपको हमारा सादर प्रणाम। और अति हर्ष का विषय है हम लोगों के लिए कि आज हम लोगों के मध्य आप डॉक्टर मलखान सिंह सर उपस्थित हैं। परिचय देते हुए सर्वप्रथम आप भारतीय भाषा केंद्र जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। आप लेखक, आलोचक, रंगकर्मी होने के साथ ही साथ प्रचितस पत्रिका का संपादन कार्य भी कर रहे हैं। आपकी 5 पुस्तकें, 2 दर्जन से अधिक शोध लेख प्रकाशित हो चुके हैं। हिंदी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय जेएनयू में असिस्टेंट डायरेक्टर का पदभार आपने ग्रहण किया है। राजभाषा प्रकोष्ठ जेएनयू में आप हिंदी सलाहकार भी हैं। 100 से अधिक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में प्रतिभाग करने के साथ विश्व हिंदी सम्मेलन फिजी में भारत सरकार के प्रतिनिधि के रूप में आपने प्रतिभाग किया है। लम्ही भाषा विश्व हिंदी पत्रिका सम्मेलन, अपनी माटी, हिंदुस्तानी गवेषणा
चौमासा, प्रवासी साहित्य आदि पत्रिकाओं में आपके लेख प्रकाशित हो चुके हैं और साथ ही साथ विभिन्न पुरस्कारों से आप पुरस्कृत हो चुके हैं। मौलाना अबुल कलाम आजाद एक्सीलेंसी अवार्ड 2019 में आपको सम्मान मिला, पुरस्कार। हिंदी सेवा सम्मान 2024 मुख्य रहा। और इन्हीं शब्दों के साथ आप विभिन्न क्षेत्रों में पुरस्कृत हो चुके हैं। तो इसी के साथ प्रश्न का आरंभ करते हुए सर्वप्रथम आरंभिक शिक्षा सर जो होती है वो एक मजबूत नींव प्रदान करती है। आप वर्तमान में देश के सर्वोत्कृष्ट संस्था जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं। तो सर हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि आपकी जो प्रारंभिक शिक्षा हुई वो कहाँ से हुई और उस दौरान के कुछ यादगार अनुभव जो हैं उन्हें आप हम सभी के साथ साझा करने का सर कृपा करें। सर बहुत बहुत नमस्कार। और अरुणेश जी को, इसी परिवार को, अपने प्रिय विद्यार्थियों को मेरा बहुत बहुत अभिनंदन। मैं बहुत अभिभूत हूँ और भावुक भी हूँ कि मैं आज जो मेरा जो ये संवाद है वो मेरे अपने पुराने यूविंग क्रिश्चियन कॉलेज परिवार के साथ है, और जहाँ मेरी शिक्षा दीक्षा हुई, जहाँ मेरे जीवन की नींव पड़ी, जहाँ मुझे तराशा गया, वहाँ से जुड़ना, वहाँ से बातचीत करना और इस बातचीत के बहाने अपने पीछे की जिंदगी को झांकना, अपनी स्मृतियों में पहुंचना और कुछ बातों को, जीवन के उतार चढ़ाव को साझा करना, ये सच में बहुत रोमांचक भी है और बहुत कठिन भी है। मैं कहाँ से शुरू करूं और कहाँ से बताऊं, ये मेरे सामने एक दुविधा भी होगी। लेकिन आपने प्रश्न किया कि मेरी शुरुआत कहाँ से हुई, तो मेरे गांव चित्रकूट जनपद में करबी तहसील है, उसी के पास में मेरा गांव है। गांव का नाम है सपहा। मेरी प्रारंभिक शिक्षा गांव के प्राइमरी स्कूल से शुरू हुई। इसके बाद 1 ही 2 साल में वहाँ पढ़ने गया और कक्षा 2 से फिर मैं करबी में पढ़ा, ज्ञान भारती स्कूल में। और इसके बाद जनसेवा इंटर कॉलेज से मैंने हाई स्कूल किया साइंस वर्ग में, और चित्रकूट इंटर कॉलेज से मैंने साइंस वर्ग में ही इंटर किया, और फिर स्नातक मैंने यूविंग क्रिश्चियन कॉलेज इलाहाबाद से किया, और परा स्नातक और रिसर्च मैंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से किया। बाद में मैंने अपना रिसर्च चित्रकूट महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय से किया। और इस प्रकार ये मेरे शिक्षा की एक संक्षिप्त यात्रा रही। लेकिन बड़ी मजेदार बात ये रही कि इस दौरान मेरी यात्रा या अरुणेश जी की यात्रा या हमारे समय के लोगों की जो यात्रा है, हमने एक युग को जाते हुए और एकदम एक नए और डिजिटल युग को आते हुए, दोनों युगों को एक साथ, एक का जाना और एक का आना, एक की विदाई और एक का स्वागत हमने अपनी आंखों से देखा है। हमारे स्मृतियों में प्योर देहात का वो मासूम भोंदूपन और वो एकदम सरलता, सरल हृदय, सरल जीवन कि वो दृश्य आज भी मेरे सामने है। किस तरह मैं सुबह अपने माँ के साथ मऊहा बीनने जाता था, किस तरह मैं गांव के आजकल खेत में कटाई होती थी तो खेत में भी जाता था, और किस तरह से हम आम झोरने जाते थे, और किस तरह स्कूल से पढ़ने के बाद नदी में नहाते थे। गर्मी आती थी, पूरा गांव एक उत्सव जैसा माहौल होता था। पूरे गांव में लोग सब लोग अलग अलग व्यस्त हो जाते थे। बारिश से पहले
कहीं खपरेल बन रहा है, कोई खाद गोबर की खाद डाल रहा है, कोई कूड़ा फूंक रहा है, कोई सन कबाद बना रहा है, कोई चारपाई बुन रहा है, कोई टोकरी बना रहा है बल्ले के। तो इस प्रकार पूरा गांव एक उत्सव जैसा माहौल होता था, सब कोई व्यस्त होता था, काम बहुत था, संसाधन इतने नहीं थे, फिर भी खुशी बहुत थी। अभी तो संसाधन बहुत हो गए हैं, पर किसी के चेहरे में एक उन्मुक्त हंसी देखने को ज्यादा मिलती नहीं। सबके चेहरे बुझे-बुझे, पीले-पीले, चुके-चुके, बुझे-बुझे से दिखते हैं और ये देख के कई बार लगता है कि हम विकास की कौन-सी गति में, कौन-सी धारा में दौड़ रहे हैं। खैर लेकिन बड़ा रोमांचक था कि गाँव से 4 किलोमीटर रोज़ पैदल करबी तक आना और फिर यहाँ से पढ़ कर के वापस जाना और सुबह-सुबह कुछ खाना बन नहीं पाता था, तो दही-रोटी खा कर के हम चले आते थे और अब फिर वापस जा कर के तो ये एक सामान्य जीवनचर्या थी और जिसमें बड़ा स्वाद था, जिसमें बड़ा अपनापन था। रास्ते के खेत, मेड़ आज मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ तो मुझे वो सारे तुलतुलिया घाट से लेकर के हर हर चीज़ याद आ रही। रास्ते का वो महुआ का पेड़ याद आता है जहाँ हम सुस्ताते थे थोड़ी देर आगे बढ़ते थे तो एक डेरा था वहाँ पर पानी पीते थे, पालों का डेरा था और थोड़ा और आगे बढ़ते थे तो एक आम का बगीचा था, वहाँ से थोड़ी-सी अमिया बीनते थे और फिर रास्ते में खाते हुए चले जाते थे। तो ये स्मृतियाँ हैं और ये मुझे लगता है अब इन सब चीज़ों को, दृश्यों को लोग सिर्फ़ रील में देख रहे हैं और या फिर बच्चों को थोड़ी देर के लिए घुमा के दिखा ला रहे हैं, ज लोगों के जीवन का हिस्सा नहीं है। और मुझे लगता है ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये इन चीज़ों को सिर्फ़ किताब में पढ़ने से इनका बोध नहीं हो जाता है। सही पूछिए तो इन सब से हमारे जीवन की परिधि का विस्तार होता है। तो इ जब अपने शुरुआती यात्रा की ओर मैं नज़र डालता हूँ, तो मुझे लगता है कि कमाल का था वो, उसमें थकान भी थी, उसमें उसमें श्रम था, लेकिन मिठास बहुत थी, स्वाद बहुत था, आनंद बहुत था। अब ये कह सकते हैं कि नॉस्टैल्जिया भी है, लेकिन नहीं, स्मृतियाँ कई बार आपको ऊर्जा देती हैं और मुझे लगता है कि अ, इस समय मैं सच में बहुत ऊर्जावान फ़ील करता हूँ जब पीछे की ओर देखता हूँ। जब मैं इलाहाबाद आया और यहाँ मेरे ज़िले से ईसीसी में मेरा ही केवल एडमिशन हुआ था और मेरे साथ के 4-5 और मेरे दोस्त थे। उन सब लोगों ने अ, आलोक भारद्वाज, पवन तिवारी ये सब लोगों ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में ले लिया था, विनोद। हम 4 और मेरे सीनियर 1 साल सीनियर थे राजेश गर्ग, तो इन लोगों ने ले लिया था एयू में एडमिशन और मैंने इविंग क्रिश्चियन कॉलेज में लिया था, क्योंकि उस समय प्रदेश में नंबर 1 पोज़ीशन थी ईसीसी की और पठन-पाठन में आज भी उसका कोई शानी नहीं है। आज भी वहाँ एक अनुशासन है। आज भी इविंग क्रिश्चियन कॉलेज अपने पठन-पाठन के लिए, अध्ययन-अध्यापन के लिए, अपने एक विशेष सांस्कृतिक वातावरण के लिए आज भी जाना जाता है। आप विश्वास नहीं करेंगे कि आपसे बात कर रहा हूँ तो मुझे ईसीसी के बीच में खड़ा वो बरगद जो सबको संबल देता था, जो सबको एक कविता की तरह नज़र आता था, जो सबको प्रेरणा देता था और जो सबको ऐसा लगता था अपनी बाहों में भर लेगा, जो सबको दृढ़ता और मजबूती देता था, और सबको किसी को भी हारना नहीं सिखाता था। मैंने सुना है कि उस बरगद में बहुत सारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को अंग्रेज़ों ने फांसी में चढ़ाया था। वो बरगद सिर्फ़ बरगद नहीं था, वो बरगद सिर्फ़ सिंबल नहीं था, वो बरगद उस बरगद में बहुत सारे हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की बलिदान की गाथाएँ उसकी डालों में थी, उसकी छाया में थी और उसे जब मैं याद करता हूँ तो सच में मुझे बहुत तो वो मैंने आपको कुछ फ़ोटो भेजे थे कि वो बरगद के पेड़ के सच में कैसे मैं बताऊँ और इसी में एडमिशन पाना उस समय बड़े फ़ख्र की बात थी, बड़ा गौरव होता था। पूरे जिले में चर्चा होती थी कि फलाँ का एडमिशन इविंग क्रिश्चियन कॉलेज में हो। वैसे ही जैसे स्नातक के बाद जेएनयू में लोगों का एडमिशन हो जाए, उसकी चर्चा होती। तो इस तरह था, बहुत सारे बच्चे एयू के बच्चे हमारे ईसीसी में क्लास करने आते थे। साइंस वर्ग हमारा बहुत अच्छा था। तो इस तरह से मेरी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा गाँव से, मेरे शहर से
शुरू हुई और मैं धीरे-धीरे यहाँ ईसीसी तक पहुँचा। मुझे लगा मैं एक सांस में बहुत ज़्यादा बोल गया, आप कुछ कहना चाह जी रहे हैं आगे तो? नहीं सर, गांव से निकल करके और शहर तक और आज इस पद पर आज आसीन होना, यह बहुत बड़ी बात है सर। तो इसी के साथ सर, पूर्व में इसका अलग से एंट्रेंस लिया जाता था सर, ईसीसी का। और जहाँ तक कि सर बहुत कठिन होता था कि उस वहाँ का पेपर निकालना बहुत बहुत दुर्लभ होता था, वहाँ उस महाविद्यालय को पाना। तो सर वहाँ पर आपका प्रवेश कब हुआ था और आपके विषय क्या थे सर? हाँ, मजेदार बात ये थी कि मेरे बहुत अच्छे एंट्रेंस में नंबर थे, तो इसलिए मेरे सामने चॉइस थी कि आप कुछ भी ले सकते हैं। तो हुआ क्या कि उस समय के जो हिट विषय थे, मुझे सिविल की तैयारी करना था, इसलिए उस समय जो सिविल की दृष्टि से महत्वपूर्ण विषय थे, उनमें एंशिएंट हिस्ट्री और दर्शन टॉप में विषय थे, और फिर तीसरा विषय था हिंदी साहित्य। तो मैंने एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास और दर्शन शास्त्र, और मैंने हिंदी साहित्य, 3 विषय ये मेरे थे स्नातक में। और मैं आपसे बताऊं कि तीनों विषय इन तीनों विषयों से मुझे प्यार हो गया था कि फाइनल में एक विषय छोड़ना होता है, तो मुझसे कोई विषय छोड़ नहीं जा रहा, इतना लगाव हो गया था। और आज भी मैं अपने दर्शन के गुरु प्रोफेसर शिवभान सर को याद करता हूँ। अद्भुत टीचर थे, जादू जैसा असर होता था जब वो पढ़ाते थे, मंत्र मुग्ध कर देते थे। मैं उन्हें देखता था तो मुझे शंकराचार्य याद आते थे, उन्हें देखता था तो मुझे अपने भारतीय ज्ञान परंपरा के सारे ऋषि और आचार्य नजर आते थे। मैं उन्हें देख के बहुत रोमांचित होता था, और मैं बाद में जब मैं पास हो गया ना, तब भी मैं उन्हें हमेशा स्मृतियों में याद करता रहा। और सच में कभी बच्चों आपको मौका मिले तो उन्हें बुलाइए, और आप देखेंगे कि किस प्रकार से कितनी धैर्यता के साथ और किस तरह एक-एक सूत्र के साथ वो धीरे-धीरे क्रमशः वो अपने विषय को स्पष्ट करते थे, और किस प्रकार कितनी गरुता थी, कितनी गंभीरता थी, कितनी उदात्तता थी उनके अध्यापन में। और बहुत शानदार उनका वो था अध्यापन। और शुक्ला सर भी थे दर्शन में। और एंशिएंट हिस्ट्री में जो हम सबसे ज्यादा लाभान्वित हुए, यदि प्यार हमें सबसे ज्यादा उपाध्याय सर और शुक्ला सर से मिला, लेकिन लाभान्वित सबसे ज्यादा हम हुए हिंदी की दृष्टि से बता रहा हूँ, राज सर से। राज सर को बहुत मिस किया। राज सर के कारण मुझे लगता है मेरे बैच के सारे लोगों का हिंदी बहुत अच्छा हो गया, क्योंकि वो शुद्ध क्लिष्ट और संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग करते थे, और वाक्य बनाना, विश्लेषण करना, किसी चीज को तर्क संगत ढंग से प्रस्तुत करना, वो सिखाया था उन्होंने। और वो एक-एक चीज चेक करते थे कि कहाँ कॉमा लगाना है, कहाँ डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाना है, और कहाँ कैसे कथन लिखना है, कैसे कोड करना है। एक-एक चीज बारीकी से उन्होंने प्राचीन इतिहास विभाग के अंतर्गत सिखाया। ये अद्भुत था, और वो जो प्रशिक्षण मिला था वो अद्भुत था। और मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ, उनकी स्मृतियों को प्रणाम करता हूँ। आज भी हम जो कुछ हैं उनके कारण हैं। और उपाध्याय सर तो मत पूछिए, बच्चों के बीच में बिल्कुल बच्चे हो जाते थे, और इतना प्यार उनका, इतना स्नेह था कि अद्भुत है। उनका बच्चे इंतजार करते थे, और वो जब आते थे, रिक्शे से उतरते थे, सारे बच्चे उन्हें घेर लेते थे। सबके साथ वो बतियाते थे, बैठते थे, मुस्कुराते थे, खूब अच्छी मधुर-मधुर। और शुक्ला सर के कारण एंशिएंट हिस्ट्री में मेरी बहुत अच्छी रुचि हो गई थी। उसके कारण मैं बहुत सारे ऐतिहासिक स्थलों का सर्वे किया, बहुत सारा संग्रह किया। मैं आपको बताऊं कि बेजोड़ टीचर थे, अपने विषय के प्रति न्याय करने वाले अद्भुत टीचर। और मैं उनको जब याद करता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि वो किस मिट्टी के बने थे, कितना उन्होंने अध्ययन किया, और कितना जल्दी समय चला जाता है। यकीन नहीं होता कि वो सब सेवानिवृत्त हो गए। मैं उनको प्रणाम करता हूँ आज की वार्ता के माध्यम से। हिंदी में जब मैं आता हूँ तो हमारे समय में
हेड थे जायसवाल सर, हरीश जायसवाल सर, और मित्तल सर थे। मैं जो रंग कर्म में मेरी रुचि रही, मित्तल सर के कारण। उनका बंगला बहुत बड़ा था। अपने बंगले में वो रंग कर्म का अभ्यास कराते थे और हम सबको गुरु माता जो भी चाय बिस्किट और हम लोगों को नाश्ते में देती थी, और बहुत आनंदमय लाई भुजा के साथ हम लोग वहाँ प्रैक्टिस करते थे और वहाँ हम लोग अभ्यास करते थे। लिखना, नाटक लिखना, नई कहानी लिखना, संवाद डिलीवरी कैसे करना है, कैसे आपको अपने आंगिक चेष्टाओं के साथ, भाव भंगिमाओं के साथ, अ, विशुद्ध उच्चारण के साथ, और किस तरह अपने दृश्य के साथ न्याय करना है। रंग कर्म का सारा प्रशिक्षण हमें मित्तल सर से मिला। अद्भुत था। और मुझे जी, बहुत दुख हुआ क्योंकि मित्तल सर के पास बहुत अच्छा किताबों का संग्रह था, लेकिन वो अचानक ही चले गए। अदरवाइज़ उनकी किताबें हम बाज़ार में नहीं जाने देते। हम उन्हें ज़रूर अपने ईसीसी में हिंदी विभाग में सजवाते, और उनकी बहुत सुंदर अलमारियाँ थीं, और सब इधर-उधर चली गईं, कबाड़ में चली गईं, कुछ लोग उठा ले गए। लेकिन सच में उनकी बड़ी यादें थी। उनके पास दुर्लभ चित्र थे पुराने साहित्यकारों के साथ। तो वो सब धरोहर थी, लेकिन समय के साथ हर चीज़ पुरानी हो जाती है। क्या-क्या आपको बताऊँ और क्या-क्या छोड़ जी, दूँ। लेकिन रमोला मैडम हमारे यहाँ हमारी गुरु माता हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। उनका वो एक अच्छी टीचर तो रही ही, एक ममतामयी माता की तरह उनका स्नेह भी रहा, लेकिन अ, उनकी जो पर्सनैलिटी थी ना, वो एक अच्छे कठोर अनुशासक की भूमिका की तरह थी। वो जब निकलती थी तो लड़के शांत हो जाते थे, उनको बहुत डरते थे। पता नहीं लोगों को लगता था वो काला चश्मा पहन के निकलती थी, तो लोगों को लगता था कि कहीं ऐसा ना हो कि उठा के पटक दें। तो माने कहीं भी कोई शरारत का मूड हो, कोई कितना भी शरारती बच्चा हो, दुबुक के रह जाता था, उनको देख के, इतना डर था। बाद में मैं जब बहुत दिनों बाद 10-15 साल बाद गया तो मैं देखा कि अरे! हम जिन मैडम को देख के इतना डरते थे, वो तो बहुत सॉफ्ट हैं, बहुत मधुर हैं, बहुत करुणामयी हैं। तो इन सभी अध्यापकों के द्वारा हम लोगों का निर्माण हुआ। बड़ा ईश्वर का बहुत धन्यवाद है कि बड़ा संयोग रहा कि बाद में मुझे अपने इसी कॉलेज में सेवा देने का अवसर मिला, छात्रों को पढ़ाने का अवसर मिला। तो विद्यार्थी बन के भी मैं सीखा और अध्यापक बन के भी मैं सीखा। इविन क्रिश्चियन कॉलेज में जितने दिन मैंने समय अध्यापक के रूप में, प्राध्यापक के रूप में मैंने समय गुज़ारा, वह समय आज भी मेरी स्मृतियों के सबसे ऊर्जावान दिन थे, सबसे महत्वपूर्ण दिन थे। अब तो मैं थक जाता हूँ, पता नहीं तब कहाँ की कितनी ऊर्जा थी कि सुबह से शाम कब हो जाती थी और कितने काम हम एक साथ निपटाते थे। अद्भुत था, पर वो वातावरण था ईसीसी का। ईसीसी पता नहीं कितना ऊर्जा देती है कि अपने आप लोगों में पंख आ जाते हैं। अद्भुत है, वो जो लाखौरी ईंटों की वो जो बिल्डिंग है और उसमें वो जो घड़ी है, और वो जो प्रांगण है हरा-भरा जिसमें लिखा है कि हरी घास के मैदान, हरी घास प्यारी घास, और वो वहाँ के अब तो इविन क्रिश्चियन कॉलेज के पीछे का जो दृश्य है ना, वो तो अब आप लोगों को यकीन नहीं होगा, उसमें बस्तियाँ बन गई हैं। पहले एक भी मकान नहीं थे, सीधे यमुना का तट था। और हम लोग अपनी बिल्डिंग से एंसेंट हिस्ट्री की बिल्डिंग से जब यमुना को देखते थे तो दिन भर की सारी थकान दूर हो जाती थी, जब उसमें चमकती हुई सुंदर लहरें दिखाई देती थीं, और खूबसूरत जब पूर्वा हवा का झोंका उधर से ठंडा-ठंडा आता था, मन लरज़-लरज़ जाता। अद्भुत दृश्य था। और मैं आपसे कैसे बताऊँ कि वो कितना सुंदर। मैं उस यूइंग ब्रदर को याद करता हूँ और उनकी स्मृतियों को प्रणाम करता हूँ। कितने संवेदनशील व्यक्ति थे। 100 साल पहले, सवा सौ 150 साल पहले उन्होंने ईविन क्रिश्चियन कॉलेज की स्थापना की, और उस यमुना तट की सुंदरता को देख कर के आज वह तट अतिक्रमण का शिकार है, पूरी तरह से अतिक्रमण का शिकार है, और कुछ कहते नहीं बन रहा कि हम किस तरह से अपनी विरासतों को, अपनी नदियों को सहेज रहे हैं। परंतु दुःख होता है जब मैं जाता हूँ और देखता हूँ कि ये वही कॉलेज है और ये वही यमुना का तट है।
जिसे देखकर लोगों के मन में कविताएं फूटती थीं, आज यह यमुना का तट कुछ लोगों से, अराजक लोगों के अतिक्रमण का शिकार हो गया है। ईश्वर लोगों को सद्बुद्धि दे, हम अपने देश की प्रकृति को, नदियों को, भूमि को बचा सकें। विद्यार्थी जीवन से लेकर के आपका छात्र जीवन से लेकर के और अध्यापन जीवन तक का यह सफर, और ऐसे गुरुओं का मिलना आपको आज भी दुर्लभ है सर। कहा गया है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर साथ ही साथ सर हम एक अपना बोलना चाहेंगे सर कि जिस प्रकार आपने पूर्व में बताया कि गुरु के माध्यम से और ऐसे गुरुओं का मिलना, और किस प्रकार से ऐसे गुरु पढ़ाते थे, यहाँ तक कि अपने मकान में भी बुला लेते थे विभिन्न जो है पठन के लिए। तो सर हमारा जो मैट्रिक में विषय था, मैट्रिक अर्थात इंटर में, तो वो हम साइंस साइड थे सर, मैथ लिए थे। और वर्तमान में सर जो है हमारे पिताजी वर्तमान में जो है इंटर कॉलेज में अध्यापन कार्य करते हैं, और उस समय पता नहीं किस जरिए से हमारा डायरेक्ट साइंस साइड से आर्ट साइड में रुझान हो गया। तो सर आप जो है आपका हिंदी विषय के प्रति आपका आकर्षण यह जागृत हुआ, और ईसीसी महाविद्यालय में सर यहाँ की शिक्षा से आपको किस प्रकार की प्रेरणा मिली सर, थोड़ा साझा करें सर। कोई भी कॉलेज, कोई भी संस्थान इसलिए बड़ा और अच्छा माना जाता है कि उसमें पठन पाठन के अलावा जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हैं, पाठ्य सहगामी क्रियाएं हैं, वो कितनी जीवंत हैं, उनसे छात्रों के व्यक्तित्व का विकास होता है, उनसे छात्रों के भीतर की छिपी हुई रचनात्मकता बाहर आती है। आप यकीन नहीं मानेंगे, एविंग क्रिश्चियन कॉलेज के हर विभाग में पाठ्य सहगामी क्रियाओं के अलग अलग मंच, अलग अलग प्लेटफॉर्म थे। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि एविंग क्रिश्चियन कॉलेज आज भी वहाँ के साइंस डिपार्टमेंट में भी गांधी प्रार्थना समाज, तरुण शांत सेना आज भी एक्टिव है। वहाँ एनएसएस और अहकाम तो है ही है, साथ ही साथ हिंदी विभाग में हिंदी परिषद है। तो इस प्रकार से और हिस्ट्री में, एंसेंट हिस्ट्री विभाग में अहकाम हमारे समय में चलता था। मुझे नहीं याद अब चल रहा है कि नहीं, पर अहकाम एक बहुत ही पॉपुलर और प्रसिद्ध मंच था, जिसमें इलाहाबाद के सभी कॉलेजों, महाविद्यालयों के छात्र उसकी इस प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करते थे, और उसका जो पुरस्कार था, उसका जो मंच था, वो बहुत ही सम्मानित था। और अहकाम की कार्यकारिणी में मैं काम किया हूँ बतौर मेंबर। मैं गांधी प्रार्थना समाज से भी जुड़ा रहा, मैं तरुण शांत सेना से जुड़ा रहा, उसमें पदाधिकारी भी रहा। तरुण घोष पत्रिका वहां से निकलती थी, उसका मैं पहला संपादक हूँ। और एनएसएस में भी मैं रहा, और एनएसएस के कैंप आज भी मैं याद करता हूँ, अद्भुत है। क्या दिन थे तब। 10 दिन का कैंप होता था, और पूरा यमुना के किनारे गांव में ले जाया जाता था, और सूर्य का उगना, सूर्य का अस्त होना, ग्रामीणों के साथ बातचीत करना, तथ्य परक डाटा इकट्ठा करना, और फिर लेख लिखना, संस्मरण लिखना, और अपने अलग अलग मुद्दों को लेकर के डिस्कशन करना, बहस करना। और मैं आपको बताऊं, तरुण शांत सेना ने तो डिबेट के लिए, बहस के लिए, वाद विवाद के लिए, संवाद के लिए तो तरुण शांत सेना जानी जाती थी। और तरुण शांत सेना के इस शानदार स्वरूप के लिए मैं अपने गुरु डॉक्टर आरपी सिंह सर को प्रणाम करता हूँ। और आप सब जानते हैं कि वो अद्भुत प्रतिभा के धनी थे, और वो जब बोलते थे धारा प्रवाह, तो उनको सुन करके मंत्रमुग्ध हो जाते थे बच्चे की एक गणित के
प्राध्यापक इतना अद्भुत। उस समय लोग उन्हें संज्ञा देते थे कि एक तरफ अरुण जेटली बहुत अच्छा बोलते थे और तो दूसरी तरफ आरपी सर बहुत अच्छा बोलते। तो भाषण कला, वाद-विवाद और संवाद यानी डिबेट करना हमने आरपी सर से सीखा, निबंध लिखना आरपी सर से सीखा, बातचीत करना, पत्रिका निकालना, इंटरव्यू करना, ये सब हमने आरपी सर से सीखा और अद्भुत था उनका बच्चों के प्रति स्नेह, समय देते थे, एक-एक छोटी से छोटी, बारीक से बारीक चीज़ें सिखाते थे और उनके पास गणित के अलावा देश की समसामयिक स्थिति का तथ्यपरक बोध, ज्ञान उनके पास विपुल भंडार था और वो अच्छी बहस कराते थे और इन सब का असर हम सबके निर्माण में पड़ा। आज उनकी परंपरा को जिस तरह से भी बन पड़ रहा है, हम लोग भी निभा रहे हैं, पाठ सहगामी क्रियाएँ लगातार करा रहे हैं और उन्हीं की प्रेरणा है, उन्हीं गुरुओं का आशीर्वाद है, जो आज भी हम बच्चों के भीतर क्रिएटिविटी का कुछ बीज बो पा रहे हैं। आज मैं अपने यहाँ जेएनयू में साल में 2 बार बच्चों का कवि सम्मेलन कराता हूँ, शरद में और बसंत में और पाठ सहगामी क्रियाएँ तो ढेर सारी जितनी बताऊँ, डिबेट से लेके, निबंध से लेके, लेखन से लेके, कविता लेखन से लेके, कहानी लेखन से लेकर, संस्मरण से लेकर सारी चीज़ें यहाँ आयोजित की जाती हैं। इसके बारे में आप सब जानते हैं हमारे संस्थान के बारे में कि जेएनयू इन सब चीज़ों को बहुत महत्व देता है और इसलिए हम देश में अच्छे वक्ता, अच्छे डिबेटर हमारे यहाँ से निकलते हैं। आपका जो मूल प्रश्न था कि मैं भूल गया कि आपने क्या कहा? ज़रा एक बार फिर से रिपीट करें। जी सर, ऐसा है सर, आपका जो हिंदी विषय था, उसका हाँ। आकर्षण आप में जागृत यस, हुआ। जी, यस। जी, जी। जी। जी, जी। तो देखिए हमारे हिंदी में जायसवाल सर बहुत अच्छे टीचर थे और बहुत अच्छा पढ़ाते थे, अद्भुत पढ़ाते थे। नाटक में मित्तल सर और कविता में रमोला मैम बहुत अच्छा पढ़ाते थे। उनका तो असर पड़ा ही। साहित्य में शुरू से मेरे रुचि रही है। मैं अपने जिले का बाल कवि के रूप में पहले ही मैं थोड़ा-सा प्रसिद्धि बन गई थी। छपने-वपने लगा था। जब यूसीसी आया था तो तीनों साल की पत्रिकाओं में मेरी कविताएँ छपी थीं। मेरी पहली कहानी चुनमुनिया यूसीसी में ही छपी थी और तो ये रुचि तो थी मेरे, लेकिन मैं सिविल की तैयारी कर रहा था। मैं उस समय कोचिंग भी जॉइन किया था और मेरी अच्छी तैयारी थी। मुझे विश्वास नहीं था कि मैं हिंदी क्षेत्र में जाऊँगा और अध्यापन की दुनिया में आगे बढ़ूँगा। मेरा टोटल रुझान शुरुआत से ही मैं सिविल की तरफ था। लेकिन जब मैं पीजी करने इलाहाबाद विश्वविद्यालय गया और वहाँ पर मैं पहली बार नोट्स के अलावा आलोचनात्मक किताबों के संपर्क में आया और लेक्चर ऐसे थे जिसमें बहस के लिए उत्तेजित किया जाता था, ना कि छपे-छपाए, लिखे-लिखाए नोट्स रटने पर बल दिया जाता था। मौलिकता पर वहाँ पर बहुत बल था और हमारे गुरु जिनको अ, मैं उनकी स्मृति को नमन करता हूँ, प्रोफ़ेसर सत्यप्रकाश मिश्र मेरे स्पेशलाइज़ेशन के गुरु थे। समकालीन साहित्य हमने उनके सानिध्य में सीखा, पढ़ा और मेरे दूसरे गुरु थे प्रोफ़ेसर राजेंद्र कुमार, मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ और सही पूछिए, मैं हिंदी की दुनिया में प्रोफ़ेसर राजेंद्र कुमार के कारण आया। क्योंकि प्रोफ़ेसर राजेंद्र कुमार जब वो व्याख्यान देते थे क्लास में, मंत्रमुग्ध कर देते थे। जादू जैसा असर होता था और मुझे लगा कि सिविल में तो दुनिया भर के लोग चले जाएँगे, कोई भी चला जाएगा, लेकिन इस तरह के अध्यापक बहुत कम लोग बन पाएँगे। तो मेरा ध्येय बदल गया और मैंने अपने जीवन को अ, इस ओर हिंदी की ओर, अध्ययन अध्यापन की ओर रख दिया और एकमात्र एक व्यक्ति इस बात के लिए ज़िम्मेदार हैं, प्रोफ़ेसर राजेंद्र कुमार, जिनके कारण मैं इस हिंदी की दुनिया में आया हूँ। और सच बता रहा हूँ, आपको कभी मौका मिले तो आप उन्हें सुनिएगा। पता नहीं ये बाद में मुझे पता चला, आजकल तो अभी तो बहुत माहौल माहौल खराब है कि गुरुओं को भी पार्टी और आइडियोलॉजी के हिसाब से देखा जाता है। लेकिन हमारे समय में
व्यक्तिगत जीवन किसका किस पार्टी आइडियोलॉजी से है, ये कभी छात्र नहीं सोचते देखते थे। छात्र सिर्फ ये देखते थे कि कौन गुरु है और किस गुरु का विषय के साथ। हमारे गुरुओं ने कभी क्लास में राजनीति की बात नहीं की। राजेंद्र सर विषय के साथ एकदम रसमग्न कर देना, डुबो देना, विषय में एकदम खो जाना, ऐसे टीचर थे कि मैं क्या बताऊं। मेरे पास शब्द नहीं है उनकी प्रशंसा में या उनके सम्मान में कहने के लिए। अद्भुत है, मेरी बाणी लरज लरज जा रही है। ऐसे शानदार, महान, मजबूत और प्रोफेसर आचार्य के सानिध्य में हमें सीखने का अवसर मिला। मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूँ। और बहुत सारे अध्यापक रहे वहाँ पर हिंदी विभाग में। हमारे समय में काव्य शास्त्र प्रोफेसर निशा अग्रवाल, कप्तानी मैम का नाटक पढ़ाना और मुश्ताक अली सर का कहानी पढ़ाना और बहुत मित्रवत, बहुत प्यार, बहुत स्नेह सभी अध्यापकों से मिला। लेकिन राजेंद्र सर का जितना गहरा असर पड़ा, मैं आपको बयां नहीं कर सकता। और मैं अब इस दौरान बातचीत पे मुझे अपने दोस्त याद आने लगे कि इस नाटक में जब थे तो मेरे बहुत अच्छे दोस्तों में मेरा दोस्त प्रांजल और अवनीश और अनुज जो आज जज हैं यहीं दिल्ली में, और राहुल त्रिपाठी मेरे सबसे प्यारे दोस्त और बहुत लगाव रखते थे और बहुत मुझसे लड़ते भी थे। पता नहीं आज कहाँ होंगे, लेकिन बहुत 20 साल से उनसे भेंट नहीं हुई, पर मैं आज भी उन्हें बहुत मिस करता हूँ। और बहुत सारे दोस्त, बहुत सीनियर में मेरे विवेकानंद सर थे हमारे सीनियर, जिन्होंने मैंने बड़े भाई की तरह हर जगह मार्गदर्शन भी किया, स्नेह दिया। और हम वो उनका जेएनयू में हो गया था तो उनके यहाँ आते थे, हॉस्टल में रहते थे और उन्हीं के साथ सीखते थे। और मैंने ये ईसीसी वाद चलता था उस समय, ईसीसी परिवारवाद। तो ईसीसी से पढ़ा हुआ छात्र पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने किसी सीनियर के यहाँ चला जाए, तो वो सीनियर की जिम्मेदारी होती थी कि उनका सारा देखभाल करना, सब कुछ उठाना। तो वो परंपरा थी। पंकज सर थे, पंकज चौधरी जी यहीं दिल्ली में हैं, वो भी प्राध्यापक हैं। तो ये सब मित्र थे। मेरे जूनियर हैं कमल नयन चौबे, यहीं प्राध्यापक हैं। और गिरजेश मेरे बहुत स्नेहिल और बहुत प्रिय मेरे मित्र हैं, मेरे जूनियर हैं। और मेरे सीनियरों में बहुत लोग रहे, मृत्युंजय जी रहे, मित्तल सर के साथ साथ में उनको याद करता हूँ, अर्थशास्त्र के अपने सर को। तो जिनके कारण हमें बहुत कुछ एबीवीपी में उन्होंने हमें जोड़ा। तो मैं क्या बताऊं आपसे कि कितना शानदार रहा। अरुणेय यहाँ बैठे हैं, वो जानते हैं बहुत सारी बातें। लेकिन मेरे जो पीजी के दोस्त थे, मेरे पुराने दोस्त, मेरे बचपन के दोस्त पीजी में फिर मुझे मिल गए। वो स्नातक वहां से कर रहे थे, मैं स्नातक ईसीसी से कर रहा था। तो मैं पवन तिवारी, आलोक भारद्वाज, विनोद पांडे और सभी लोग वहां फिर से दोबारा मिल गए। तो पुराना परिवार फिर से हरा भरा हो गया। और हमारे मित्र और हमारे बड़े भाई राजेश गर्ग भी वहीं पर मिल गए। तो हम लोगों ने खूब अच्छे से पढ़ाई की और बहुत अच्छे दिन थे, बहुत सुखद और बहुत अच्छे। मेरे मित्र रमाकांत और मेरे मित्रों में बहुत आलोक यही हैं दिल्ली में। तो ये सब लोग हम अद्भुत था। मैं किस किस को याद करूं और क्या क्या बात आपके साथ शेयर करूं। पर यह सही बात है कि समय के साथ जब आपके साथ विद्यार्थी जीवन होता है तो आपकी संगत किसके साथ है और आपको वातावरण कैसा मिलता है, आपके निर्माण में आपकी संगति का और आपके वातावरण का बहुत बड़ा योगदान है। इन्हीं विश्वविद्यालयों में, इन्हीं कॉलेजों में बहुत लोग पढ़े और हमारे साथ के लोग बहुत अच्छे अच्छे पदों में पहुंचे हैं। लेकिन हमारे समय में एक बहुत अच्छा वातावरण था संवाद का, बहस का। ग्रुप में कोई फिल्म भी देख कर आते थे तो ग्रुप में बैठ करके डिस्कशन करते थे, बाकायदे उसमें बहस होती थी। उसके हर पक्ष पर, उसके एक छोटी से छोटी चीज पर अच्छे से विश्लेषण किया जाता था। तो ये परंपरा आज भी है छात्रों में, खासतौर से हमारे यहाँ जेएनयू में
वाद विवाद और संवाद की अच्छी परंपरा है। यहाँ आज भी बहस की अच्छी परंपरा है और ईसीसी में भी है। अरुणेश जी, सुदीप जी, ये लोग आज भी वहाँ पर इस चीज को जिंदा किए हुए हैं, जारी किए हुए हैं। तो ये इसका असर आप जैसे छात्रों के चेहरे को देख के मैं समझ सकता हूँ कि हो रहा है। जी सर, एनएसएस और एनसीसी, एबीवीपी, इन सभी से आपने हम लोगों को अवगत कराया। और अब मैं आपको एक बात बताना भूल गया कि एनएसएस में हमारी जो अधिकारी थी, जमन मैम, वो प्रिंसिपल भी थी और जमन मैम बहुत क्रिएटिव थी और लेकिन अनुशासन की बहुत पक्की थी। वो किसी भी छात्र को जरा सा भी लूज होने का अवसर नहीं देती थी। सख्त अनुशासन, लेकिन बहुत अच्छा सिखाती थी। उनको ज्ञान बहुत था। उनको अपने विषय के अलावा योग का ज्ञान और योग का ज्ञान और प्राणायाम का ज्ञान और लेखन का ज्ञान और माने ऐसे छोटे जैसे नेतृत्व विकास क्षमता का उस समय वो डिप्लोमा कराती थी। नेतृत्व विकास का सर्टिफिकेट देती थी और इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स होता था इंग्लिश विभाग में। इस तरह से मैं ये बात बता रहा हूँ कि उस समय के सभी अध्यापक, वो जो एक समाज था, एक सोसाइटी थी जिसका एक वातावरण बना था, वो बड़ा क्रिएटिव था। जमन मैम की बात इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं आज भी उनको प्रणाम करता हूँ, बहुत ममतामयी थी। लेकिन एनएसएस में हमारी वो अधिकारी थी और उनके साथ कैंप में हम लोग गए थे। तो वो जिस तरह से बताती थी, डिट्टो मैं सेम टू सेम उसी तरह बोलता था सभा में। तो मेरे साथ के सारे सहभागी सारे सहपाठी साथी मेरे कहते थे कि मेरे अंदर जमन मैम की आत्मा घुस गई है। और ये कह के मेरा बड़ा मजाक उड़ाया जाता था कि ये देखो, ये इनके अंदर जमन मैम की आत्मा घुस गई है। और मुझे पता नहीं क्या हो गया था, डिट्टो सेम टू सेम जैसे मैम बोलती थी वैसे ही सभा में मैं बोलता था। अनुकरण करने तो थोड़ा नाटकीयता थी। उस समय हम रंगमंच से जुड़े थे, तो अनुकरण करने की प्रवृत्ति उस समय विकसित हुई थी। और तो किसी भी व्यक्ति की मिमिक्री करना या किसी का डिक्टो ज्यों करते तो बहुत गहरा असर होता था, उससे निकलना बड़ा मुश्किल होता था, बहुत दिनों तक असर रहता था। तो जमन मैम अद्भुत टीचर थी और उनके समय में ईसीसी में बहुत विकास हुआ था। वो जो नई बिल्डिंग आप देख रहे हैं प्रशासनिक भवन और जो चबूतरे देख रहे हैं उन्हीं के कार्यकाल के और बहुत शानदार वातावरण। जी सर, वर्तमान में एनएसएस अधिकारी डॉक्टर अरुणेश सर भी जो है इसी इकाई 2 के हैं और जॉन कुमार सर भी हैं इसी इकाई 2 के अरे वाह! एनएसएस अधिकारी। जी। जी, और जी। अभी हम हाँ, नहीं लोगों का मैंने द्वितीय वर्ष। अरुणेश जी के बहुत सारी गतिविधियों और उनके बहुत सारे वीडियो मैंने देखे हैं और मुझे पता चला है कि अरुणेश जी अपनी पुरानी परंपरा को बड़ी शिद्दत से निभा रहे हैं। बहुत शानदार एनएसएस में उनका परफॉर्मेंस है। जान जी तो जान लगा ही रहे हैं। अरुणेश जी तो उसमें अरुणाभा घोल रहे हैं और बहुत शानदार एनएसएस की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। उनकी बहुत-बहुत बधाई। जी सर, इन शब्दों के साथ जो है आपने स्नातक के दौर के दोस्ती के जो विख्यात बातें थी वो आपने हम लोगों के साथ जो है साझा किया। आप अपने सहपाठियों के बारे में जो है बताया, मित्रों के साथ का जो संस्मरण था, सभी चलचित्र, सभी बातें हम लोगों के साथ शेयर की। कोई भी व्यक्ति सर शिक्षा के बिना ऊंचाई को छू नहीं सकता और महाविद्यालय की शिक्षा के आगे जो शिक्षा आपने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से लेकर के मतलब यहाँ से लेकर के वहां तक पहुंचना और बीच-बीच में सर जो चुनौतियां आई उससे सर थोड़ा अवगत कराएं। मैं आपसे बताऊं कि पीजी के बाद अब स्वाभाविक है कि हर व्यक्ति को अपने करियर की चिंता सताने लगती है। मैं भी अपने करियर की ओर निर्माण की तो मैंने तो अपना ध्येय बदल दिया था और कि अब मुझे शिक्षा अध्ययन-अध्यापन की ओर ही आगे बढ़ना है। तो उस समय पीजी के बाद मेरा शोध में
गिने चुने 10 छात्रों का, हमारा बहुत बड़ा बैच था, 100 से अधिक छात्र थे, लेकिन उसमें से सिर्फ 10 लोगों का पीएचडी में एडमिशन हुआ। उन 10 लोगों में एक सौभाग्यशाली व्यक्ति मैं भी था। तो मुझे गाइड मिली प्रोफेसर सैल पांडे, और सैल पांडे जी भाषा की विद्वान थी, और भाषा पर ही मुझे शोध करना था। तो सैल पांडे जी मुझे सुपरवाइजर के रूप में मिली, मैं उनके साथ काम किया, और लेकिन बहुत जल्द ही मेरा सिलेक्शन हो गया। तो फिर मुझे अपना वो स्थगित करना पड़ा, और मैं इसके बाद मैंने वो छोड़ दिया, और मेरा सिलेक्शन हो गया मुझे बीएड करने के लिए। तो मुझे ये, चूँकि मैं किसान परिवार से था, तो मेरे घर से ये दबाव था कि उस समय असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी बहुत जल्दी आती नहीं थी। आयोग एकदम मृत अवस्था में था। 1 या 2 पद आते थे, वो भी 6-6 साल, 8-8 साल बाद। तो दूर-दूर तक अभी कोई उम्मीद दिख नहीं रही थी कहीं हायर एजुकेशन में। तो ये हुआ कि बीएड कर लिया जाए, तो थोड़ा रोजगार की समस्या, बेरोजगारी दूर हो जाएगी। तो मैं बीएड करने चला गया, तो फिर मैं उसको छोड़ दिया थोड़े दिन के लिए, और फिर बीएड करने के बाद फिर मैंने अपना रिसर्च किया, फिर मेरा सिलेक्शन पीजीटी में हो गया। तो मैंने पीजीटी और टीजीटी दोनों में एक साथ रिजल्ट आया, दोनों में हो गया। मैं ललितपुर, मुझे टीजीटी मिला, पीजीटी मुझे मिला अलीगढ़। फिर मैंने वहाँ जॉइन नहीं किया, और अलीगढ़ से मैंने अपना समायोजन चित्रकूट करा लिया। चित्रकूट में मैं राजापुर तुलसी इंटर कॉलेज में प्रवक्ता के रूप में काम किया, और वहाँ की यादें भी बहुत अद्भुत थीं। राजापुर तुलसीदास की जन्मस्थली है, और पहली बार मुझे उनकी पांडुलिपि देखने को मिला। साथ ही साथ भारत के सबसे पिछड़े इलाकों में से एक है। तो उस इलाके में एकदम विशुद्ध गंवई गाँव में, माने 50 साल पहले का, आज़ादी के समय के का भारत देखने को मुझे मिला। उस कॉलेज में जो छात्र आते थे नंगे पैर, ठंडी के दिनों में उनके पास स्वेटर भी नहीं होते थे। बहुत बहुत गरीबी, बहुत पिछड़ापन, और बहुत मतलब बहुत, मैं क्या बताऊँ कि आज़ादी के समय का भारत था वो। वहाँ पर काम किया, बहुत मेहनत किया हम लोगों ने, नए लोग जितने लोग गए थे, और उस कॉलेज को एक नई पहचान दी। और इसके बाद, वहाँ के बाद फिर मेरा यहाँ इलाहाबाद हो गया। फिर मैं यहाँ इलाहाबाद आया। इलाहाबाद के बाद मेरा सिलेक्शन इविंग क्रिश्चियन कॉलेज में थोड़े दिन पढ़ाया, और हायर एजुकेशन में मेरा सिलेक्शन हो गया। और इसके बाद तुरंत ही, अभी इसके पहले कि मैं ईसीसी में पूरी तरह से ईसीसी का स्वाद ले पाता, ईसीसी के अभी मैं बहुत मुग्ध था, बहुत भाव-विह्वल था कि जहाँ मैं पढ़ा वहाँ मुझे पढ़ाने को मिला। लेकिन फिर यहाँ से मुझे तुरंत इसके बाद मेरा जेएनयू में सिलेक्शन हो गया, और जेएनयू तो आप जानते हैं कि यही एक ख्वाब था। मैं जेएनयू में, मेरा पढ़ने के लिए बहुत मन था। मेरा यहाँ एमफिल में सिलेक्शन भी हुआ था, और फिर मैं बताया ना कि आप मुझे, मेरा जब पीजीटी में सिलेक्शन हो गया तो मुझे छोड़ना पड़ा। तो हुआ क्या कि जेएनयू में पहुँचना उस अधूरे ख्वाब का पूरा हो जाने जैसा था। तो यहाँ मैं जब आया तो मैं बिल्कुल प्राध्यापक मूड में आया ही नहीं, विद्यार्थी मूड में आया। और वो मेरे भीतर का वो अधूरापन, वो कशिश जो थी कि मुझे जेएनयू में पढ़ने की बहुत इच्छा थी। तो जब यहाँ मैं आया तो हसरत भरी निगाहों से इसको देखा, और यहाँ की एक-एक चीज़ को समझा। अपने प्राध्यापक भूमिका को तो निभाया ही, साथ ही साथ मेरे भीतर का वो विद्यार्थी जो कहीं समय के अंतराल में खो गया था, वो विद्यार्थी फिर से जाग उठा, और मैं यहाँ आकर के बहुत पढ़ाई किया, बहुत सीखा, बहुत लिखा, और फिर से मैं अपने छात्रों के बीच में एकमात्र अध्यापक हूँ, जो बहुत मित्रवत हूँ, और बच्चों, छात्रों का स्नेह प्यार, प्राध्यापकों के साथ-साथ छात्रों का लगाव मेरे प्रति, ऐसा कहते हैं। और लोगों का भी है, लेकिन मेरे साथ ज़्यादा फ्रेंडली हैं छात्र। उसकी वजह ये है कि मैं बहुत ज़्यादा एक प्रोफ़ेसर के एटीट्यूड से या बहुत अकड़ के साथ उनसे नहीं मिलता हूँ। इसकी एक बड़ी वजह है कि मैं अपने भीतर का विद्यार्थीपन
अभी भी कहीं बचाए हुए हूँ और मैं सीखता हूँ, उनके साथ बैठता हूँ, बातचीत करता हूँ, बहस करता हूँ, उनकी कविताएँ सुनता हूँ, अपनी सुनाता हूँ। तो इस तरह से ये जो सीखने-सिखाने की और एक अच्छा प्राध्यापक वही है जो जीवन भर विद्यार्थी होता है। मैं अच्छा नहीं हूँ कि नहीं हूँ ये मैं नहीं कह रहा, लेकिन मेरी कोशिश यही है कि मैं संवेदना के साथ और जिज्ञासा के साथ अपने इस भूमिका का निर्वाह कर सकूँ और अपने दायित्व का जी, कुशलता से निर्वाह कर सकूँ। तो इस तरह जी से सर। बहुत चुनौतियाँ तो आज भी हैं, चुनौतियाँ आज भी प्राध्यापक जीवन में देखिए समय के साथ कितना तेज़ी से समय बदला है। अब डिजिटल भारत बन रहा है, डिजिटल की चुनौतियाँ हैं, कोरोना आया, उस समय अध्यापन की नई-नई चुनौतियाँ सामने आईं और विषय के अब जो नई पीढ़ी आ रही है, वो नए मिजाज के साथ आ रही है, पेशेवर मूड के साथ आ रही है, उसको पढ़ने के साथ-साथ कुछ चाहिए भी। इसलिए वो मल्टी डायमेंशन के साथ, मल्टी अप्रोच के साथ वो आ रही है। तो हम सबके सामने चुनौतियाँ हैं। अगर हम वही पुराने कलेवर में बंधे रहेंगे, उसी पुराने सूत्रों को पकड़ के बैठे रहेंगे, तो हम अपने नए छात्रों के साथ और उनके इच्छाओं के साथ उनको पूरा नहीं कर पाएँगे। तो अगर हमें अपने प्रोफ़ेशन को जस्टिफ़ाई करना है, उसको सार्थक बनाना है, तो हमें समय के साथ अपने अंदर तकनीकी रूप में भी और ज्ञान और कौशल के स्तर पर भी अपने भीतर एक सतत परिष्कार और अर्जन, परिमार्जन की प्रक्रिया से गुज़रते रहना। आत्म-विश्लेषण करते रहना पड़ेगा। ये हमारी सबसे बड़ी चुनौती है। ज़्यादातर लोग अपने भीतर झाँकने या अपने भीतर देखने की कोशिश कम करते हैं। अधिकतर लोग या तो आत्ममुग्ध हैं या फिर आँख पे पट्टी लगाकर भाग रहे हैं। ना देश, काल का कर्ता, कर्म और वचन का जिसे बोध होता है, वही जीवन में सुख और आनंद का विधान कर सकता है, ये कुछ आगे कर सकता है। जिसे देश, काल, कर्ता और वचन, कर्म का बोध नहीं होता, वह सुर तल के नीचे भी खड़ा होकर के भी वो दरिद्र ही रहता है या गंगा में खड़े होकर के मलिन ही रहता है। तो ये मैं तुलसी के बहाने से बात कह रहा हूँ कि हमारी ज्ञान परंपरा हमें ये सिखाती है कि अपने भीतर सीखने का स्पेस थोड़ा-सा बचाए रखना चाहिए। हर जगह सीखने को कुछ न कुछ मिलता है। विद्यार्थी भी हमारे लिए एक पाठ की तरह होते हैं, जो हमें रोज़ नए सिरे से हमें निखारते हैं, हमारे सामने चुनौती पैदा करते हैं, ताकि हम उनके सामने और बेहतर निखर सकें। तो अगर इस भाव से आप चलेंगे, तो बहुत बेहतर कर पाएँगे। अपना हृदय बड़ा रखिए, अपने सीखने की रुचि अ, बनाए रखिए और संवेदना के साथ, बिना किसी पूर्वाग्रह, बिना किसी पक्षपात के, बिना किसी अपनी व्यक्तिक अ, आक्षेप के बिना किसी आरोप-प्रत्यारोप के आप शिद्दत से अपने कर्तव्य का निर्वाह करेंगे, तो कितनी भी कठिन चुनौती आपके सामने आएगी, आप उससे निपट पाएँगे, उससे आगे निकल पाएँगे, मुझे लगता है। जी, जी सर, बहुत-बहुत धन्यवाद। सर, इन सभी बातों के साथ जो है ईसीसी में हुए आपके समय के सभी कार्यक्रम और गतिविधियों के बारे में आपने पूर्व में जो है बताया और वर्तमान में भी संस्कृत विभाग से लेकर के हिंदी विभाग तक डॉक्टर अरुणेय मिश्रा सर और सुदीप तिर्की सर के ज़रिए जो है विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम जो है करवाए जाते हैं। तो सर आपके उस समय में आप जो है किस सांस्कृतिक कार्यक्रम में अत्यधिक सक्रिय रहते थे? और उनमें से सबसे आप जो है किसमें बहुत जुड़ाव महसूस करते थे सर? मैंने आपको ज़िक्र किया कि तरुण संसेना उस समय सबसे ज़्यादा सक्रिय था जी, और जी, जी, जी। आकाम सबसे ज़्यादा सक्रिय था, नंबर 1 में आकाम भी था और दूसरा हिंदी परिषद बहुत सक्रिय था और गांधी प्रार्थना भी अपने कार्य कर रहे थे, आकाम, एनएसएस जी, सभी प्लेटफ़ॉर्म सक्रिय थे अपनी-अपनी जगह। पर आकाम का महत्व सबसे ज़्यादा था क्योंकि उसमें
सारे महाविद्यालयों के छात्र प्रतिभाग करते थे। तो वो अंतर महाविद्यालयी प्रतियोगिता एक प्रकार से होती थी और उसमें प्रतिभाग करना, पूरे इलाहाबाद के छात्रों के बीच में अपने टैलेंट को, अपनी प्रतिभा को प्रूव करना, प्रमाणित करना एक बहुत बड़ी चुनौती थी और उसमें जीत जाना बड़ी बात थी। तो मुझे याद है कि स्किट प्रतियोगिता होती थी यहाँ काम की, अभी पता नहीं होती है कि नहीं। लघु नाट्य प्रतियोगिता, उसको स्किट कहते थे। तो लघु नाट्य प्रदर्शन में मैं प्रतिभाग किया था और उसमें मुझको प्राइज मिला था। आज भी मेरे पास वो ट्रॉफी रखी है आकाम की। और आकाम का एक बड़ा डिफरेंट सभी मंच अलग-अलग प्रतियोगिता कराते। आकाम की एक बहुत अच्छी प्रतियोगिता होती थी क्लासिकल डांस की, और जिसमें मेरा मित्र राहुल त्रिपाठी हमेशा प्रथम स्थान लाता था। और दूसरा था कि उनकी फैशन परेड जो थी वो बहुत शानदार थी कि हिस्टोरिकल फैशन परेड, यानी ऐतिहासिक परिधानों के साथ आपको रैप पर चलना था। और ये अद्भुत प्रतियोगिता थी। मुझे याद है कि मैं अपने विद्यार्थी जीवन में कृष्ण का रोल निभाया था और मैंने आपको फोटो भेजा था, आप शायद पहचान पाए हो पता नहीं, लेकिन उसमें जो एक कृष्ण के रोल में जो एक व्यक्ति है वो मैं ही हूँ। तो वो उसी फैशन हिस्टोरिकल कॉस्ट्यूम की जो प्रतियोगिता थी, वो उसी का फोटो मैंने आपको भेजा था। डिबेट के लिए, निबंध के लिए तरुण चंद सेना का बहुत बड़ा योगदान है। और कविता पाठ के लिए, नाटक के लिए, खास तौर से कविता पाठ के लिए हिंदी परिषद मौलिक काव्य, मौलिक भाषण, आशु भाषण, आशु काव्य लेखन, आशु कहानी लेखन, ये हिंदी परिषद कराता था। और इसमें भी हम लोग भाग लिए। सबके मैं हिंदी परिषद में निबंध में प्रथम स्थान, और तरुण साइंस सेना में निबंध में प्रथम स्थान, और डिबेट में प्रथम स्थान, ये सब में मैं उस समय मुझे प्राप्त हुआ था। और मुझे याद है कि एक बार हिंदी परिषद की डिबेट प्रतियोगिता में मैं हार गया था पहली बार। उस हारने की एक बड़ी वजह ये थी कि वो अंतर महाविद्यालयी प्रतियोगिता थी और उसमें पूरे देश कह रहा हूँ, पूरे इलाहाबाद के छात्रों ने प्रतिभाग किया था। तो उसमें क्या हुआ था कि जो हमारे ईसीसी के छात्र थे, मैं जो 4 लाइन बोलूं, इसके बाद वो इतना एक्साइटेड हो जाते थे, इतना ताली बजाते थे, इतना मतलब इतना ज्यादा एक्साइटेड हो जाते थे कि वो डिबेट छात्रों की डिबेट नहीं हो गई, किसी नेता टाइप की डिबेट हो गई थी। इसके कारण मेरे अंक कट गए थे और वो डिबेट में हार गया था। और उसमें बाद में राजेश गर्ग उस डिबेट को जीते थे। लेकिन एक दबाव ये भी था कि कहीं ये ना आरोप लग जाए कि ईसीसी के छात्रों ने अपने ही छात्र के समर्थन में ताली बजाया और वहीं के जजों ने उसको जिता दिया। इस दबाव के कारण भी हिंदी परिषद ने बाहर की टीम को, राजेश गर्ग विश्वविद्यालय से आए थे, तो उनकी टीम को जिताया गया था। तो ये इस तरह के छोटी-छोटी बातें हैं जो मतलब ईसीसी इस बात का भी ध्यान रखता था कि कई बार कोई पक्षपात का आरोप न लग जाए, तो अपने जीते हुए छात्र को भी कई बार वो पीछे कर देते थे। और ये अच्छी बात थी। और बाहर से आप जीत कर आइए, घर में तो आप जीते ही हैं, ऐसा संदेश उनकी तरफ से दिया जाता था। तो अच्छा, रमोला मैडम रंगोली प्रतियोगिता कराती थी और तो इस तरह से बहुत सारी प्रतियोगिताएं थी। मुझे लगता है बहुत ज्यादा प्रतियोगिताएं होती थी और बहुत शानदार वातावरण था। तो अद्भुत है और सुंदर यादें हैं। और आज आपकी बातचीत के बहाने में पुराने दिनों को याद करता हूँ कि मेरे समय आकाम के जो सचिव थे वो नितिन जी थे। मुझे आज भी उनको याद करता हूँ, तो बहुत अच्छा उन्होंने निभाया था। और हमारी एक सीनियर थी, मैं उनका नाम भूल गया हूँ, तो वो दीदी बहुत अच्छा डांस करती थी। तो इस प्रकार से बहुत अच्छे दिन थे। मेरी क्लासमेट थी संगीता वर्मा। मेरे हर परफॉर्मेंस के बाद
मेरे सबसे शानदार और खरी आलोचना अगर कोई करता था तो संगीता वर्मा। तो एक बार नाटक में को डायलॉग के साथ गाना भी गाना था, तो गाना बहुत राग में अच्छे से नहीं हो पाया। तो सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये गीत था। ये गीत बहुत स्वर में, बहुत सुर में नहीं गा पाए थे हमारी टीम के लोग। तो बाहर आने पे संगीता वर्मा ने बहुत चिढ़ाया और उसके बाद मैंने गायन का विधिवत प्रशिक्षण लिया। इस तरह से जी, कुछ यादें थी कि अ, जी। जी, जी सर। आपने अपनी यादों को इस प्रकार से साझा किया सर। और सर, आपने ईसीसी के बारे में और ईसीसी की संपूर्ण गाथाओं को हम सभी लोगों के साथ साझा किया। सर जो है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय का जितने भी सभी संगठक कॉलेज हैं, महाविद्यालय हैं, उनमें सर ईसीसी महाविद्यालय को किस प्रकार से सर अलग समझा जाता है? आप इसके पहले भी कुछ बताए हैं, लेकिन सर कम शब्दों में इसमें बयां करने का सर देखिए कृपा करें सर। मैं और बिना मैं कोई आधिकारिक डाटा दूसरे महाविद्यालयों के बारे में नहीं दे सकता, पर ये जी, सही बात है कि पूरे इलाहाबाद में ईसीसी का प्रथम स्थान था। अब ये अनायास तो नहीं हो सकता, तो इसकी बड़ी जी, वजह ये थी कि ईसीसी में क्लास बिल्कुल समय से चलती थी। कोई भी टीचर कभी 5 मिनट भी लेट नहीं होते। दूसरी बात, पठन पाठन के अलावा ईसीसी में व्यक्तित्व निर्माण के अनेक कोर्स, अनेक गतिविधियां संचालित होती थीं, जिसके कारण यहाँ के छात्र बाहर की हर प्रतियोगिता में जीत कर आते थे। और इस कारण रिजल्ट में तो ये आगे थे ही, साथ ही इस बात में भी ये बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा कि सभी सांस्कृतिक गतिविधियों में ईसीसी का अद्भुत प्रदर्शन रहा। दूसरा जी, शुरुआत से ईसीसी का एक हो जाता है ना कि जैसे किसी भी संस्था का नाम ऊंचा हो जाता है, तो फिर वो उस गरिमा को बनाए रखने का दबाव भी रहता है। तो ईसीसी का नाम शुरू से ही ऊपर रहा है। आपको आपको मैं आपको याद दिला दूं कि हमारे इन कवि प्रदीप, देश के इतना बड़ा नाम, कवि प्रदीप, जितने देशभक्ति के गीत आपने सुने हैं, कवि प्रदीप के लिखे हुए हैं। कवि प्रदीप अपने ईसीसी के पूरा छात्र हैं। और जब मैं ईसीसी में मेरी नियुक्ति हुई तो जो अपने हिंदी विभाग का ऑफिस है, वो उसके जो मुख्य कक्ष है, उस कक्ष का नाम मैंने प्रदीप कक्ष रखा और उस कक्ष का प्रदीप कक्ष के रूप में हम लोगों ने पुनः एक बार लोकार्पण किया। तो इसलिए किया कि लोग जाने कि इतना बड़ा व्यक्ति इस कॉलेज के से निकले, इस कॉलेज के हिस्सा रहे, तो अपने सितारों को याद करना चाहिए, उनकी रोशनी से अपने पथ को आलोकित करना चाहिए और उनकी यादों से अपने भीतर प्रेरणा प्राप्त करना चाहिए। तो ये परंपरा थी ईसीसी में कि वहाँ पर क्लास के बाहर जब बैठकी होती थी और चर्चाएँ होती थी, तो उसमें पुराने लोगों की बहुत सारी कहानियाँ, बहुत सारी यादें, बहुत सारे संस्मरण सुनाए जाते थे और उन संस्मरणों के माध्यम से कब व्यक्ति संस्कारित हो जाता था, कब परिष्कृत हो जाता था, नहीं पता, किसी को नहीं पता। और इस प्रकार ईसीसी अपने विद्यार्थी को किताब में ही नहीं, किताब के बाहर भी गढ़ता था, किताब के बाहर भी संस्कारित करता था। टूर में ले जाने की बड़ी अच्छी प्रथा थी। आप यकीन नहीं मानेंगे, 25-30 साल पहले एंसेंट हिस्ट्री डिपार्टमेंट लग्जरी बस में और टूर में, आप जानते हैं कि आप भ्रमण में निकलिए छात्रों को लेकर, तो किताब से बहुत ज्यादा प्रत्यक्ष रूप से देख करके वस्तुओं को, पुरातात्विक महत्व के स्थलों को, उन सारी चीजों को देख करके जितना सीखते हैं छात्र, ग्रुप में, समूह में रहना, बातचीत करना, व्यवस्था करना और एक अच्छा टूर संपादित करना, ये परंपरा रही है। ये कहीं नहीं होता था, हमारे यहाँ होता था और सब लोग समूह में खाना खाते थे, सब साथ में जाते थे, हमारे सारे टीचर हमारे साथ जाते थे। ये यद्यप है बड़ा चुनौतीपूर्ण, क्योंकि देखिए किसी इतने बच्चे होते हैं
अध्यापक 4-5 होते हैं, हर बच्चे के पीछे एक अध्यापक नहीं होता है, बड़ा रिस्की होता है। इसी डर के कारण बहुत सारे विभाग टूर में नहीं ले जाते, लेकिन सच में टूर में ले जाना चाहिए। छात्रों को अच्छे से प्रशिक्षण देना चाहिए, अनुशासन सिखाना चाहिए और ताकि किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना ना हो। क्योंकि जब आप पहाड़ों में ले जाते हैं, झीलों में ले जाते हैं, तो वहाँ पर आपके बहुत सारे विद्यार्थी हैं जिन्हें तैरना नहीं आता है। बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं जो जिनके अंदर लड़कपन होता है, अनुशासन कम होता है, गंभीर कम होते हैं, लापरवाही कर जाते हैं। तो बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होती है। ये आज मैं अध्यापक होकर महसूस करता हूँ। अरुणेश जी हर साल टूर में ले जाते हैं। मैं इनके इस साहस को सैल्यूट करता हूँ कि ये बहुत बड़ा काम है बच्चों को टूर में ले जाना, खासकर बड़े बच्चों को ले जाना। कि सबकी अलग रुचियाँ हैं, सबका अलग मन है। सब अब आजकल रील बनाने का और ये जो क्या बोलते हैं, सेल्फी लेने का जो चलन चल पड़ा है, इसमें कई बार बच्चे बड़ी लापरवाही करते हैं और उनका पैर फिसल जाता है, गिर जाते हैं। तो बहुत प्रशिक्षण देना पड़ता है छात्रों को, तब जाके कोई टूर अच्छे से संपन्न हो पाता है। उस ज़माने में हमें शुक्ला सर, उपाध्याय सर टूर में ले जाते थे। पूरे रास्ते में छात्र नाचते गाते हुए, गीत सुनाते हुए, कविता सुनाते हुए जाते थे, फिर किसी ढाबे में खाते थे, फिर टूर में जाते थे। टूर के मेरे पास हम अपने समय मुझे आज भी याद है कि अगर उस समय ईसीसी मुझे चुनार का किला नहीं दिखाया होता, तो शायद आज की जितनी व्यस्तता है, कभी मैं चुनार नहीं देख पाता। चुनार का किला आज भी मेरी आँखों में बसा है, अद्भुत था। और जब चंद्रकांता धारावाहिक आया था, चुनारगढ़ का किला देख करके मैं एकदम बहुत रोमांचित रहा कि शानदार टूर था। पूरा चंद्रकांता उपन्यास, वो तिलस्म, वो बावलियाँ और वो जासूस, वो अय्यारी की कथाएँ सारी सब दिखाई देने लगी और शानदार किला है। कभी आपको मौका मिले देखिएगा, अद्भुत। तो भारत अपनी ऐतिहासिक धरोहर, अपनी संपदा, अपनी ज्ञान परंपरा के लिए की दृष्टि से बहुत रिच है, बहुत संपन्न है। पर अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, जो अभी भी हमारे अध्ययन अध्यापन का हिस्सा नहीं हो पाई हैं। तो मुझे लगता है कि धीरे-धीरे हमारी शिक्षा पद्धति बदल रही है। धीरे-धीरे हम वो एक बंधी बनाई परिपाटी से उबर रहे हैं। अब हम छात्रों को टूर में भी ले जाते हैं। अब हम छात्रों को खुले मैदान में बहस भी कराते हैं। अब हम छात्रों को थोड़ा-सा स्पेस दे रहे हैं खुलने का, अभिव्यक्त करने का, रचने का, गुनने का, बनने का, तार्किक होने का और ये बड़ी बात है। आप पुस्तक समीक्षा कराना, बहस कराना, थोड़ा ये जो पैटर्न शुरू हुआ है, इससे व्यक्ति के अंदर आलोचनात्मक विवेक तो विकसित ही होता है, उनका अभिव्यक्ति कौशल भी विकसित होता है। तो बहुत सारी बातें हैं जो की जा सकती हैं। इस आप लोगों ने मुझे वार्ता का समय दिया, मैं बहुत अभिभूत हूँ और मैं अपने पुराने विद्यालय के साथ बैठकर बात कर रहा हूँ, अपने परिवार के साथ बैठकर बात कर रहा हूँ और ये मेरे लिए बहुत भावुक, बहुत अभिभूत कर देने वाला क्षण है। जी, जी सर। पूर्व से लेकर के शैक्षिक भ्रमण के बारे में और वर्तमान तक के इस शैक्षिक भ्रमण के प्रचलन का आपने जिक्र किया और सर अंत में ईसीसी महाविद्यालय के हम छात्रों को सर आप क्या संदेश देना चाहेंगे सर? मैं सिर्फ अपने प्यारे मित्रों, दोस्तों और अपने विद्यार्थियों को से यही कहना चाहूँगा कि आप अपने व्यक्तित्व का विकास मन, वाणी और कर्म तीनों के स्तर पर समन्वय के साथ करिए। खुली निगाहों से चीज़ों को देखिए, पूर्वाग्रह से, पक्षपातपूर्ण ढंग से कोई राय मत बनाइए। ठीक से पढ़िए, खूब पढ़िए, उपन्यास पढ़िए, आलोचनात्मक पुस्तकें पढ़िए, समसामयिक लेख पढ़िए, कई अखबारों के लेख पढ़िए, पुस्तकों को अपना दोस्त बनाइए, लाइब्रेरी में बैठिए, लाइब्रेरी में समय बिताइए और और तर्क संगत ढंग से प्रमाण के साथ आपस में बहस करिए, बातचीत करिए, संवाद करिए, तो निश्चित है कि आप अपने पर्सनैलिटी का विकास कर पाएँगे, अपने व्यक्तित्व का विकास कर पाएँगे, ऐसे व्यक्तित्व का जो जिस दिशा में आगे बढ़ेगा, उस दिशा में उस
उस कार्य के लिए आप माने उस दिशा में सफल भी होगा, सार्थक योगदान भी देगा। जी, जी पढ़ाई सर। की दृष्टि से अगर मैं कहूँ, तो अगर पढ़ाई की दृष्टि से आप पूछ रहे हैं, तो प्रत्येक विद्यार्थी को 3 स्तर पर बिल्कुल सजग रहना चाहिए। एक तो अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए। आपका समय बहुत बलवान है। आप अपने समय का कितना सार्थक उपयोग करते हैं, अगर इसका विवेक आपके पास नहीं है, तो आप पिछड़ते चले जाएँगे। तो समय का पारखी होना चाहिए। दूसरा, आपको अपनी कमजोरी पता होना चाहिए कि कौन-सा क्षेत्र आपका कमजोर है, उस क्षेत्र में ज़्यादा प्रयास करिए। तो आप समय के पारखी के साथ-साथ आपको श्रम, मेहनत करने का मिजाज आपके अंदर होना चाहिए। श्रम से जीना चुराइए, मेहनत करिए। और तीसरा, समय पालन और श्रम के साथ-साथ आपको ईमानदार होना पड़ेगा। दुनिया के लिए नहीं, अपने लिए। जिस दिन आप ईमानदार हो जाएँगे ना, आप देखेंगे कि तय समय में आपका कार्य संपन्न हो जाएगा। तो ईमानदारी के साथ, जवाबदेही के साथ, समयबद्धता के साथ, श्रम पूर्वक मेहनत करिए। और तो निश्चित, और मैं एक बात बताऊँगा, डायरी ज़रूर लिखिए। इससे आप अपने रोज की कुछ बात को ज़रूर डायरी में लिखिए। इससे आपका लेखन सुधरेगा, आपकी अभिव्यक्ति क्षमता में विकास होगा, आपका अभिव्यक्ति कौशल विकसित होगा, और अ, आप खुद अपना इम्प्रूवमेंट धीरे-धीरे देखेंगे। तो इस तरह से, और मैं बता रहा हूँ कि कितना भी पढ़ लीजिए, अगर आपने अभ्यास नहीं किया, इसलिए अभ्यास करने की क्षमता होनी चाहिए। कुछ रील देख लेना, पका-पकाया नोट्स ले लेना, अब हम अपने लिखने का अभ्यास ही नहीं कभी करेंगे, तो आप बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएँगे। देखिए, ज्ञान प्राप्त करना अलग बात है। खासतौर से जो प्रतियोगी छात्र हैं, अत्यधिक ज्ञान प्राप्त करने के बावजूद आप फेल हो जाते हैं या कॉम्पिटिशन से बाहर हो जाते हैं, उसकी बड़ी वजह ये है कि परीक्षा में जो लिखा जाता है ना, वो प्रस्तुत करना एक कला है। निर्धारित समय में आप अपनी बात को सुव्यवस्थित तरीके से आप उसमें व्यक्त कर दें, लिख दें, रच दें, तो यह कला अभ्यास से ही आएगी। पढ़िए, खूब विस्तार से पढ़िए, पर उसको लिख करके आप स्वयं देखिए कि आप उसको कितने समय में और कितनी गलतियों के साथ आप उसे व्यक्त कर पा रहे हैं। तो आप देखेंगे, खुद ही देखेंगे कि आप उसमें बहुत सारा सुधार कर रहे हैं। तो इसलिए जी, ईमानदारी के साथ, अनुशासन के साथ, श्रम पूर्वक, अभ्यास पूर्वक आप काम करेंगे, तो बेहतर कर पाएँगे। उदार रहिए, सकारात्मक रहिए। जीवन में जब भी कभी तनाव हो, जब भी कभी परेशानी महसूस करिए, तो थोड़ी देर प्राणायाम करिए, थोड़ा घूमने निकलिए, मूवी देखिए, उसकी समीक्षा अपनी डायरी में लिखिए। खुले मिजाज से रहिए, हँसमुख मिजाज से रहिए, बहुत तनाव जीवन में लेकर मत चलिए। तो देखिए, जीवन की राह बहुत सुगम हो जाएगी, बहुत सरल हो जाएगी। जी सर, आपका इस तरह से मार्गदर्शन हम लोगों के लिए सदैव लाभान्वित रहेगा। आपका सर बहुत-बहुत हार्दिक धन्यवाद, आभार। और हम अपने शब्दों से कितना भी बयाँ करने की कोशिश करें, वो अल्प ही रहेगा सर, और उसमें हम असमर्थ हैं। आप इस कार्यक्रम में जुड़े, अपना अमूल्य क्षण प्रदान किया, और आपकी मैं स्वयं बहुत आभारी हूँ अरुणेश जी के प्रति, ईसीसी के आदरणीय प्राचार्य जी के प्रति, और कि आप सबने मुझे मेरी यादों की ओर ले गए, मुझे मेरी स्मृतियों से जोड़ा, और मुझे अपने मित्रों से, अपने प्यारे विद्यार्थियों से बातचीत का अवसर दिया। मैं खुद भी ईसीसी परिवार का बहुत आभारी हूँ। अरुणेश जी का विशेष रूप से, जो मेरे मित्र हैं, मेरे बहुत प्यारे मित्र हैं, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और ये भी एक रचनात्मक पहल है। आप अपने ईसीसी परिवार की यादों को सहेज रहे हैं, उन्हें संभाल रहे हैं। ये भी एक रचनात्मक कार्य है, और इसके लिए मैं जितनी आपकी प्रशंसा करूँ, जितना आपको बधाई दूँ, कम है। बहुत-बहुत आभार आप सबका। आपने मुझे जी, बातचीत का अवसर प्रदान किया। जी। अरुणेश जी कहाँ हैं?
बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत हार्दिक आभार सर। मैं आपके प्रति अपना हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि आप इस कार्यक्रम में सर सम्मिलित हुए। और मैं आभार ओम शुक्ल के प्रति भी करता हूँ। ये वर्तमान विद्यार्थी द्वितीय वर्ष का छात्र है और लेकिन आपसे बहुत ही हाँ, आपने अपने साथ इसको जोड़े रखे, संवाद क्या स्थापित किए। मुझे बहुत अच्छा लगा जी। और ओम 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 जी से बातचीत करके मुझे बहुत अच्छा लगा और आप लोगों ने अवसर दिया। मैं बहुत भावुक हूँ, बहुत अभिभूत हूँ, पर विश्वास नहीं करेंगे कि पता नहीं मैं क्या बोला, पर ये एक मेरे लिए बहुत रोमांचक और बहुत भावुक क्षण था। और अपनी स्मृतियों को कुछ शब्दों में समेट लेना, ये बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य था। लेकिन मैंने टूटे-फूटे शब्दों में जो मुझे मन में आया और मैं बहुत सारे दोस्तों का, बहुत सारे गुरुओं का नाम लेना मैं भूल गया। लेकिन मैं उन सबको प्रणाम करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि सभी लोग पीसीसी आएँ और आरपी सर तो बहुत याद आते हैं और पीसीसी के जो वर्तमान प्राचार्य हैं, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, बहुत सहयोगी हैं और मुझे विश्वास है कि ईसीसी की जो स्वस्थ परंपरा है, उसको बहुत वो शिद्दत से आगे बढ़ा रहे हैं, उसके प्रति संवेदनशील हैं। मैं आप सबका बहुत आभारी हूँ कि आप सबने मुझे वार्ता का अवसर दिया। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। आप मुझे भी, मैं आपके वार्ता के साथ जुड़ा था, आप मुझे भी अपने छात्र जीवन की ओर लेते गए क्योंकि मैं आपसे थोड़ा ही बस जूनियर हूँ, तो मैं सारी घटनाक्रम हम लोगों के ही उसी संदर्भ की थी, बस समय का थोड़ा अंतर था, तो आप इस मंच पर आए। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। मैं हृदय से आपको हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। नमस्कार सर, बहुत-बहुत धन्यवाद सर।